शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. A very good morning, everyone present over here. Respected teachers, honorable chief guest, and all my dear friends. I, Janvi Rai, BMS first year student, feel extremely privileged and honored to welcome you all to the fourth day of weekly 7th Ayurveda Festival and Dhanvantri Jayanti. इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. आज यह पल हमें बहुत ही गौरववंदित करने वाला है कि आज हमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर शिवजी गुप्ता जी, जो कि BHU वाराणसी के डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र के प्रोफेसर एवं हेड हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है. मैं आपका पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ. आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य शिक्षकगण एवं सहपाठीगण का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ. Now, to begin with this auspicious occasion, I would like to invite our chief guest on stage to have our traditional lamp lighting ceremony. अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय. दीपम ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते. Now I request my mates to come on the stage for Dhanvantri Vandana and Saraswati Vandana. नमामि धन्वन्तरि देवं सुरासुरैवन्दितपादपद्मं लोके जरारुकभयविनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां संयोगवातावलिवारिवन्नि पंच प्रपंचात्मक देह भाजम संताप संपादितम नमामि धन्वन्तरि देवं नवीन नील उदकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्ति कोटिं सतानां विसुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरि देवं. हे शारदे मां
अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तो स्वर्ग देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, मुनियों ने समझे, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। Thank you so much. Now I would introduce you to today's chief guest. Professor Shivji Gupta ji is the professor and head of department of Shalya Tantra Faculty of Ayurveda, Institute of Medical Sciences, BHU Varanasi. Sir has done his BSc from Gorakhpur University, BAMS from Kanpur University, MS in Shalya IMS BHU, PhD in Salkaya IMS BHU. Sir has the teaching experience of over 22 years to PG students and 24 years to the UG students. Sir is doing research work since 22 years. Sir has attended 126 national and 21 international conferences. He has presented 31 papers and delivered 73 guest lectures and has been the chairperson of 18 scientific societies and co-chairperson of 11 scientific societies. Sir has organized 10 seminars and webinars and has been awarded 8 awards in different fields. Apart from this, Sir is the external faculty member of Rajiv Gandhi Health University, Bangalore, Karnataka. We are grateful for your presence, sir. Now I request our chief guest to come on the stage and guide us. Please, sir. आ जाएगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
ओम श्री धन्वंतराय नमः। सभा में उपस्थित परम आदरणीय डॉक्टर डीपी सिंह जी, हमारे अनुज डॉक्टर अश्वनी सिंह जी, सभा में उपस्थित प्रोफेसर गणेश पाटिल, प्रोफेसर सुमित, डॉक्टर पीयूष वर्षा, डॉक्टर दीपू मनोहर, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर जशवंता, डॉक्टर प्रज्ञा और प्रिय छात्रों, मैं आज इस बाबा गोरखनाथ की पवित्र धरती पर अपने आप को यहाँ पर पाकर काफी धन्य महसूस करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि इस पावन धरती पर आज मुझे आमंत्रित किया गया और आपके बीच अपने विचार को रखने के लिए जो है हमें बुलाया गया। तो मैं नमन करता हूँ इस संस्थान के संस्थापक श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो हमारे प्रदेश के बहुत ही मेधावी और बहुत ही कर्मठ और साहसी मुख्यमंत्री जी हैं। और इस आप भी सौभाग्यशाली हैं कि शायद मुझे जो बताया गया है कि ये पहला बैच बीएमएस का यहाँ पर स्टार्ट है, तो इतिहास को बनाने में जो प्रथम होता है वो हमेशा याद किया जाता है, हमेशा इतिहास में उसकी नाम उल्लेखित होता है। तो महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और इसके जो ये कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज, उसके प्रथम वर्ष के छात्र होने के नाते आप भी एक ऐतिहासिक हैं। तो आप सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विषय पर आता हूँ। जो मुझे विषय दिया गया है महर्षि सुश्रुत के बारे में उद्धृत करने के लिए, क्योंकि मैं ये पूछना भूल गया था डॉक्टर प्रज्ञा से कि हमारे ऑडियंस कौन होंगे, तो छात्री ही। तो अभी आप प्रथम वर्ष में हैं, तो बहुत मैं सब्जेक्टिव वो चीज पर स्ट्रेस नहीं करूंगा। हो सकता है वो चीजें आपको अभी उतनी नहीं समझ में आए, जब आप अंतिम वर्ष में आएंगे, चतुर्थ वर्ष में, तो शल्य के विषय जब पढ़ाए जाएंगे तब आप उन चीजों को ग्रहण कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन एक छाप मैं छोड़ने की कोशिश करूंगा आपके मनोमस्तिष्क पर कि महर्षि सुश्रुत का क्या योगदान रहा है हमारे स्पेशली जो शल्य विधा है, जो सर्जरी का कॉन्सेप्ट है, उसके उसको डेवलप करने में। थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय देते हुए, महर्षि सुश्रुत जो शल्य चिकित्सा के पितामह के रूप में हम उनको जानते हैं, और वो शल्य शास्त्र के प्रणेता भी रहे, और जो बृहत्त्रयी आपको पढ़ाया जा रहा होगा, बृहत्त्रयी आयुर्वेद का इतिहास में बृहत्त्रयी की जो है बातें बताई जाती है, जिसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग की बात हम करते हैं। तो उस सुश्रुत संहिता के जो प्रणेता रहे हैं, रचयिता रहे हैं, वो महर्षि सुश्रुत है। इनका जन्म जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काशी में हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ जहां पर महर्षि सुश्रुत का जन्म हुआ था। ये माना जाता है, जो पौराणिक कथाओं के आधार पर जो यह हमें पता चलता है, तो उनकी जन्मस्थली जो है वो काशी रही है। और जन्मस्थली नहीं, कर्मस्थली भी काशी रही है, क्योंकि बहुत सारे जो है ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जो है महर्षि सुश्रुत ने, चाहे उन्होंने कैडेवरिक डिसेक्शन वगैरह जो है वो काशी के गंगा के तट पर उन्होंने किए। तो काशी जो है एक धर्म की नगरी तो है ही है, शिक्षा की भी नगरी है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हम लोग यह बोलते हैं कि सर्व विद्या की राजधानी। वो जो भी आप विषय, विज्ञान हो, कला हो, शास्त्र हो और तकनीकी हो, वो सारे, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र हो, सभी चीज की जो है अध्ययन एक ही कैंपस के अंतर्गत आपको मिलता है। तो महर्षि सुश्रुत के बारे में जो मैं बता रहा था, इनकी शिक्षा दीक्षा भी जो है वो काशी में ही हुई, और इनके गुरु जो है देवोदास धन्वंतरी जी, जो सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में एक विशेष स्थान प्राप्त है, ऐसा माना जाता है।
कि महर्षि सुश्रुत विश्वामित्र के पुत्र थे। और लेकिन विश्वामित्र, कौन से विश्वामित्र, इस पर ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। इस पर थोड़ा सा अभी मत उतने स्पष्ट नहीं, लेकिन इसमें कोई दुविधा नहीं कि उनके गुरु जो रहे हैं वो देवोदास धन्वंतरी रहे हैं, और उन्होंने उनको शल्य चिकित्सा का जो है उपदेश दिया। और इनके सहपाठी के रूप में जब आपको आयुर्वेद का इतिहास पढ़ाया जा रहा होगा तो उसमें यह विषय आया है कि बहुत सारे उनके सहपाठी रहे, औवधेनव, वैतरणी, अनेक वो है, पौष्कल, कलावत, ये सारे जो है। तो इसमें भी इन सभी ने कोई न कोई ग्रंथ लिखे, लेकिन जो सबसे प्रचलित ग्रंथ रहा है वो सुश्रुत संहिता, जो वाइडली एक्सेप्टेड जिसको कहा जा रहा है वो सुश्रुत संहिता। और आज भी उसकी हम जो सिद्धांत हैं, उसमें जो वर्णित विषय है, उसको हम बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जो है उसका हम विश्लेषण करते हैं। एक छोटा सा मैं आयुर्वेदावतरण के बारे में थोड़ी सी वो जानकारी दूंगा। थोड़ी सी भिन्नता होती है जब हम चरक के आयुर्वेदावतरण को देखते हैं, सुश्रुत के आयुर्वेदावतरण को देखते हैं, अष्टांग के या काश्यप के आयुर्वेदावतरण को देखते हैं, तो थोड़ी सी भिन्नता उसमें दिखती। एक चीज उसमें सामान्य है, वो ये है कि देवलोक से जो है आयुर्वेद जो है वो भूलोक पर आए, और देवलोक की परंपरा में सबसे जो अग्रणी रहे हैं वो ब्रह्मा रहे। ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्वनी, अश्वनी द्वय, ये अश्वनी द्वय से जो है इंद्र, और इसके बाद थोड़ी सी परंपरा में जो है आपको भिन्नता मिलती। चरक में पढ़ेंगे तो इंद्र के बाद जो है भरद्वाज, और उसके बाद पुनर्वसु, आत्रेय। लेकिन जब हम सुश्रुत संहिता में वो आयुर्वेदावतरण का अध्ययन करते हैं तो उसमें इंद्र के बाद धन्वंतरी को जो है वो किया गया है, और उसके बाद उनके जो शिष्य, जो सुश्रुतादि शिष्य रहे हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं कि ये आयुर्वेद का अवतरण जो है। तो देखा जाए तो जब इन दोनों संहिताओं को जब हम समराइज करते हैं तो यह पाते हैं कि जब देवलोक से भूलोक पर हमारा आयुर्वेद का अवतरण हुआ तो उसी समय दो डिवीजन आयुर्वेद का। एक संप्रदाय जो आत्रेय फॉलोअर थे, जिसको हम आत्रेय संप्रदाय कहते हैं, दे आर बेसिकली फिजिशियन, जो हम हम बोलते हैं ना कि फिजिशियन मतलब जो मेडिकल डॉक्टर्स। और दूसरा जो संप्रदाय आया जो धन्वंतरी से होते हुए जो महर्षि सुश्रुत में आया, दे आर बेसिक, जिसको हम धान्वंतरी संप्रदाय बोलते हैं या धन्वंतरी संप्रदाय बोलते हैं, दे आर बेसिकली सर्जन। So initially there is two division. One is the physician, Atre Sampradaya. Another is the Dhanvantari Sampradaya, they are surgeon. तो बाद में किन संहिताओं में अष्टांग आयुर्वेद की कल्पना की गई, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी इससे जो है अच्छे से जो है परिचित हो। जैसे जैसे हमारा क्रम बढ़ता गया, हमारी ज्ञान वृद्धि होती गई। ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम ज्ञानार्जन करते हैं तो हमारा विषय जो है एक छोटे छोटे विषय पर जो है हम विशेष अध्ययन करते हैं। वैसे वैसे जो है नए नए विषय प्रतिपादित हुए। ये नहीं है कि वो अलग से हैं, जैसे द्रव्य गुण है, रसशास्त्र है, अगध तंत्र है, ये इन्हीं अष्टांग आयुर्वेद जो आयुर्वेद की जो ग्रंथ हैं उन्हीं के लिए हुए जो है उनको विशेष अध्ययन के लिए अलग से जो है हम उसका डिवीजन कर कर, और आज जो लगभग 14 या 15 डिपार्टमेंट हम जो कल्पना करते हैं वो बनाई गई है, वो इसी के आधार। और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है हम और आगे उसमें जो है डिवीजन करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ, इनिशियली जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद जब मेडिकल एजुकेशन जो पढ़ाए गए तो सब जो इस तरह के सब्जेक्ट होते थे, मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, गायनी, ये सब्जेक्ट होते थे। आज जैसे सर्जरी विषय को ही लें तो उसमें बहुत सारे डिविजन्स हो गए। जनरल सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, ये सारे डिवीजन, जैसे ये सर्जरी की जो है को ब्रांचेज। मेडिसिन में भी बहुत सारी ब्रांचेज हो गई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ठीक है, न्यूरोलॉजी, ये सब डिविजन्स जब होते गए तो इसलिए हुए
कि हमारा ज्ञान की जो वृद्धि होती है, और यही परंपरा हमारे आयुर्वेद में भी रही है, हमारे ऋषि। लेकिन किसी कारणवश जो है, जो वर्तमान कालखंड है, उसमें हमारी प्रगति जो है ये रुकी हुई सी, थमी हुई सी लगती है। हम मान लिए हैं कि इतने ही तक हम सीमित हैं, ऐसा नहीं है। हमारा ज्ञान जैसे जैसे बढ़े, हमें उसको और ब्रांचिंग करनी चाहिए, जिससे कि हम उसको और अच्छे से जो है समझ सकें। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देंगे सुश्रुत संहिता के बारे में। संहिताओं का एक यहाँ पर बेसिक के लोग भी हैं, वो आपको बताते होंगे कि जो संहिताओं का निर्माण होता था उसमें अध्याय एक लिमिट रखते थे, वो 120 अध्याय रखते थे। तो सुश्रुत संहिता का जो है दो रूप मिलता है, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में जो है जो अध्याय है वो 120 ही हैं, 5 स्थान हैं। लेकिन उत्तर तंत्र ऐसा लगता है कि यह बाद में जोड़ा हुआ तंत्र है, और इसमें 66 अध्याय हैं, और कुल मिलाकर हमारे 186 अध्याय जो है मिलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम उत्तर तंत्र को पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे कंटेंट, जब हम काल से उसका निर्धारण करते हैं, तो वो चीजें जो प्राचीन सुश्रुत है संहिता है, उस कालखंड की नहीं प्रतीत होती है, बाद की प्रतीत होती है। ये हमारे परंपराएं जो है आज भी जीवित हैं इस तरह की। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, एनाटॉमी की बुक पढ़ते हो, लव एंड बेली की, सॉरी लव एंड बेली तो ग्रेज एनाटॉमी जो है, आपने, इज अ वेरी फेमस बुक फॉर द एनाटॉमी। आज जो ग्रेज आप पढ़ते हो, इससे बिग बिग वॉल्यूम बुक, लेकिन जिस समय ग्रेज ने राइट किया था, इट्स ए स्मॉल बुक। अगर आप देखें उस समय, और हुआ क्या, दिन उसमें समय के जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ता गया, हम विषय को जो है और बारीकियों से जो है अध्ययन करते गए, हमें नई नई जैसे जैसे चीजें पता चलती गई, वो चीजें इनकारपोरेट की। बाद में किन्होंने किया? जो उसके एडिटर। ऐसे ही संहिताओं का भी जो है एडिशन जो है आप पढ़ेंगे, जो संस्कार प्रतिसंस्कर्ता या संस्कर्ता इसकी तरफ से जो है आते हैं, कि बीच बीच में जो है उनका इस तरह का एडिशन होता रहा है। लेकिन वर्तमान कालखंड में इस तरह का कोई हमें एडिशन नहीं मिलता है, जो कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की जो पुस्तकें हैं, उसमें वर्तमान समय में भी एडिशन की जो परंपरा, जो आयुर्वेद की परंपरा रही है, उस परंपरा को फॉलो करते हुए मिलते हैं। एक अब हम थोड़े थोड़े कंटेंट्स उन चीजों को बताएंगे जो सुश्रुत संहिता की विशेषता रही है। एक सुश्रुत संहिता की ये विशेषता है कि आपको अभी चरक नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, अभी अष्टांग विषय जो है फर्स्ट ईयर में है। जब आप सेकेंड शायद थर्ड ईयर से या फोर्थ ईयर में, दो में चरक, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध जो है पढ़ाया जाता है। सुश्रुत संहिता नहीं पढ़ाई जाती। सुश्रुत को ये मान लिया जाता है कि ये चीजें जो शल्य विषय है या शल्य से संबंधित जो विषय है उसमें कंटेंट्स आते हैं। तो इसमें जो आपको एक बेसिक डिफरेंस जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है, प्रमाण आपको पढ़ाया जाता है। कितने प्रमाण होते हैं, कोई बताएगा बच्चा? बताओ बताओ। वेरी गुड। जैसे प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आप्तोपदेश है, युक्ति है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि जो चरक संहिता में जो है वो आप्त वाली बात ज्यादा है। महर्षि ने अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान की तपो उससे जो है उस चीज को जो बताया कि ये बीमारी के लक्षण हैं, ये उसकी चिकित्सा है, उसमें आप्तोपदेश वाली भावना ज्यादा दिखती है। लेकिन सुश्रुत संहिता में जो भी कंटेंट्स मिलते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि सुश्रुत ने, या जो उस समय के जो कालखंड के जो उसके उनके फॉलोअर रहे होंगे, उन विषय को व जो कंटेंट हैं, उन डिजीजेस को या उस चिकित्सा को जो है उन्होंने प्रैक्टिकली जो है अनुभव किया है, और तब जो है शास्त्र में जो है उद्गृत किया है। तो सुश्रुत संहिता इज मोर प्रैक्टिकल देन द चरक संहिता। ठीक है। चरक संहिता में जो है आपको ऐसा अग्निवेश ने कहा, ऐसा ये किया, ऐसा हम मानते हैं, ज्यादातर आपको इस तरह। लेकिन वॉट एवर द कंटेंट्स डिस्क्राइब्ड इन सुश्रुत संहिता is more and more practical form, and still in today it is applicable
इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑल्सो, हम कहें कि आज के भी युग में उसको हम उतना ही यथार्थ मानते हैं। और इसके लिए उन्होंने जैसे शिक्षा पद्धति है, क्योंकि सुश्रुत एक शल्य प्रधान ग्रंथ है, और जो शल्य प्रधान ग्रंथ है तो उसको उन्होंने सिर्फ टेक्सुअल नॉलेज को प्रमोट नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जो हम प्रैक्टिकल नॉलेज है उसमें भी हमें ज्ञान, उसमें भी क्या होना चाहिए, हमें कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर हमने जैसे सिर्फ शास्त्र को पढ़ लिया और सोचे कि हम ऑपरेटिव प्रोसीजर कर सकते हैं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपका कर्माभ्यास न। और इसी चीज को जो है इसमें इस श्लोक में जैसे दिया है, यस्तु केवल शास्त्रज्ञ कर्मस्व परिनिष्ठित, जिसको केवल शास्त्र का ज्ञान है, कर्म का ज्ञान नहीं है, सब मोहयात्रम प्राप्त प्राप्त, वो मोह बस, जिसे घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, क्या होगा क्या नहीं हो, such type of the things may be happen during the operative procedure, so it is not be sufficient। तो क्या है, दूसरा एक वर्ग है जो आप देखते होंगे समाज में आज भी, वो वर्ग है जिसको हम बोलते हैं कि कर्म, किसी के साथ काम सीख लिया, ऑपरेटिव बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं, तो वो उसको भी समाज में वो प्रतिष्ठा नहीं दी गई। क्यों? यस्तु कर्म सुनिश्रातो दाश्चर्यात् बहिष्कृता, उसको यहां तक सुश्रुत ने बोला है, सत्सु पूजाम न अपनोति वधम चारति राजता, वो मृत्यु दंड तक के भागी को, क्योंकि वो किसी पेशेंट की लाइफ से जो है वो खेलने का अधिकार वैद्य कर्माभ्यास के आधार पर नहीं दिया गया। होना क्या चाहिए, यस्तु उभज्ञो उभयज्ञो, उभयज्ञो मीन्स जो कर्म का भी ज्ञान और हमें शास्त्र का भी ज्ञान। क्यों जरूरी है कर्म और शास्त्र का ज्ञान? ससमर्थ क्या है, नेक्स्ट देखिए, मतिमान। मतिमान को डल्हर ने बहुत अच्छे से जो है वो किया। मतिमान क्या मतलब होता है, ऊहापोह की स्थिति। कई बार सर्जरी में इस तरह की कंडीशंस आती है, ठीक है, कि हमें सर्जिकली इंटरवेंट करना है नहीं करना। जैसे एक एग्जांपल, अपेंडिसाइटिस इज ए वेरी कॉमन डिजीज, और अगर हम लिटरेचर की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द अपेंडिसाइटिस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लिटरेचर, if the patient comes within 48 hours of the attack, the choice of treatment is surgery, सर्जिकल इंटरवेंशन। हम क्या करते हैं, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को एक्सरसाइज करके निकाल देते हैं, द ऑपरेटिव प्रोसीजर इज नोन एज अपेंडिसेक्टोमी। बट इफ द पेशेंट कम्स आफ्टर 48 hours, then choice of treatment is conservative management. Initially you manage the patient by conservatively by medical management, and if the inflammatory process, then when the inflammatory process subside, then you plan for the elective surgery after 1 month or 1.5 month। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन की जो प्रोसेस है वो 48 घंटे बाद वो बढ़ जाता है, आसपास के टिश्यू में भी स्प्रेड करता है, और उस समय हम कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करें तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन कभी कभी हम इस ऊहापोह की स्थिति में होते हैं कि जैसे वायरस इन्फेक्शन होता है विद इन 48 आवर्स है सर्ज, लेकिन क्लिनिकली वो पेशेंट को जो है लंप लग रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि करें न करें। एट दैट टाइम आपका क्या होगा, जो वो उभय ज्ञान है, उभय ज्ञान मीन शास्त्र का ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान, तब आप मतिमान जो होते हैं, जो ऊहापोह की स्थिति होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देन यू आर एबल टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंसेस। आप अपने अनुभव के आधार पर उन चीजों को वो तब डिसाइड करते हैं, नहीं, the patient presenting such and such symptom, there is need of the conservative management, not surgical intervention. Even though if the patient is not responded by your medical management, then there need of the surgical intervention। तब आप सोचते हैं कि नहीं, अब नहीं इसको पेशेंट को रिस्पांस मिल रहा है, हमें सर्जिकली। ये जो ऊहापोह की स्थिति होती है, यहाँ पर हमारा जो है उभय ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान और शस्त्र वो कर्म का अभ्यास, ये दोनों, ये ब्यूटी है हमारे सुश्रुत संहिता की। ये आपको चरक या उसमें और नहीं मिला है। तो ये ब्यूटी क्यों है? क्योंकि ये शल्य प्रधान ग्रंथ है और सर्जरी में बिना इसके कर्माभ्यास और शास्त्र का ज्ञान दोनों की जरूरत है, अदरवाइज ये चल नहीं पाता। नाउ आई एम आस्किंग अबाउट द सम, आई एम गिविंग द सम ग्लिम्पसेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुश्रुत। ये बहुत बड़ा चैप्टर है,
चूंकि हमें समय की बाध्यता है तो हम मेन कंटेंट्स जो है आपके सामने सुस्त के रखेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने दिया है, कैडेवरिक डिसेक्शन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल प्रोसीजर्स, पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स, योग्य प्रैक्टिकल सर्जरी, एक एक कंटेंट को हम डिटेल में बताएंगे कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और सुश्रुत का क्या कंट्रीब्यूशन है। आर्ट ऑफ बैंडेजिंग, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, और जिसको हम आजकल बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी, वर्णन, fracture and its management, with these abscess, not only superficial but deep-seated abscess also. Laparotomy, that means उदर पाटन, या जो हम बोलते हैं कि ओपन ऑफ द एब्डोमेन बाय सर्जिकल प्रोसीजर। एनोरेक्टल डिसऑर्डर, इसमें तो मास्टरी है, इसमें जो कहा जाए कि इसमें तो एक्सलेंसी है, जो आज के युग में भी। यूरोलॉजी, वृद्धि रोग, दैट इज द इंग्वाइनोस्क्रोटल स्वेलिंग, जिसको हर्निया वगैरह की डिजीज जो है। Not only that, some gynecological disorder where the surgical procedures described. Ophthalmology, विज्ञान कितना हमारा उस समय बढ़ा हुआ था, उस समय का नॉलेज अगर आप उस युग की कल्पना करें तो भी कैटरेक्ट का जो फर्स्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर जो मिलता है वो सुश्रुत संहिता में मिलता है। कैटरेक्ट सर्जरी जो है आपके आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में बहुत बाद में आई, लेकिन सुश्रुत उस समय कैटरेक्ट सर्जरी को आप जितने कई मैनोमेंट्स या फोटोग्राफ्स वगैरह देखते होंगे सुश्रुत का, तो कैटरेक्ट सर्जरी करते हुए ही का फोटोग्राफ ज्यादा दिखाया जाता है, ठीक है। नॉट ओनली दैट, डेंटल एंड ENT disorders also described by in the सुश्रुत संहिता, और उसमें बहुत डिटेल में इसका हुआ। एक एक कर हम आते हैं। कैडेवरिक डिसेक्शन, एक अच्छे जो सर्जन के लिए दे हैव ए गुड नॉलेज ऑफ द एनाटॉमी, ये हम कहते हैं, जैसे बोलते हैं फिजिशियन को गुड नॉलेज ऑफ द फिजियोलॉजी। एक अच्छे फिजिशियन को फिजियोलॉजी का गुड, ऐसा नहीं है कि दूसरे विषय नहीं पता होने, लेकिन एक अच्छी फिजियोलॉजी पर कमांड होना चाहिए। वैसे ही एक अच्छे सर्जन के लिए एनाटॉमी पर कमांड होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सी चीजें जो है, और आप कल्पना कीजिए उस युग की जो आज से हजारों साल, लगभग 4-5 हजार साल अगर हम जो वृद्ध सुश्रुत का काल लें तो इतने वर्ष पूर्व भी सुश्रुत ने कैडेवरिक डिसेक्शन डिस्क्राइब किया है सुश्रुत संहिता में। कैसे करते हैं, कैसे बॉडी को प्रिजर्व करते हैं, कैसे गंगा के तट पर उन्होंने जो है केज बनाकर इसकी एक कल्पनात्मक चित्र जो है हमारे IMS के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में लगा हुआ है कि किस तरह से सुश्रुत जो है उस समय कैडेवरिक डिसेक्शन करते थे। तो जो फर्स्ट रेफरेंस पूरे वर्ल्ड के इतिहास में मिलता है कैडेवरिक डिसेक्शन का, वो सुश्रुत। यह एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कि जब हम जिस शरीर की चिकित्सा कर रहे हैं, जिस पर हम शल्यकर्म प्रतिपादित कर रहे हैं, उसका एनाटॉमी का ज्ञान हमारा परफेक्ट होना चाहिए। और यहां पर भी उन्होंने फिर से वो बार बार वो चीजें दोहराते हैं, प्रत्यक्षो ही यद दृष्टम शास्त्र दृष्टम च यद भवे। प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ साथ हमें शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी हम जो है चिकित्सा समासत यद भूयो भूयो भूयो, देखिए उभयो वहां भूयो यहाँ भी, दोनों का ज्ञान होना चाहिए, तभी हमारा ज्ञान विवर्धनम, हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ता है, तभी हम चिकित्सा के योग्य हो पाते। तो ये एक सैद्धांतिक जो पक्ष है सुश्रुत का, वो अन्य ग्रंथों में भी मिलता है, लेकिन इनका सैद्धांतिक पक्ष ज्यादातर ओरिएंटेड है हमारी सर्जिकल प्रोसीजर्स को ध्यान में रखकर, इस तरह से जो है बताया गया ना। अब बिना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के हम सर्जरी कैसे कर सकते हैं, ये आप बृहद तरह पढ़ेंगे। चरक ने यंत्र शस्त्र का उतना वर्णन नहीं किया, सुश्रुत ने इंस्ट्रूमेंट का जो है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जो है वर्णन किया है, और दो तरीके के उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बताए हैं। वन इज यंत्र, दे आर ऑल यंत्राज आर ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, जो हम कहें कि जो जैसे कि हम आर्टरी फॉरसेप्स है, कोई रिट्रैक्टर है, या कोई भी चीज, ये ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है। दे कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ यंत्र, एंड द शस्त्र आर द शार्प इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिक डिवीजन इन्होंने जो है यंत्र और शस्त्र कर इस तरह से दो डिवीजन किया है। जो यंत्रों की कल्पना की है, देखिए हमारे ऋषि महर्षि जो है ना, वो प्रकृति से जुड़े हुए थे,
उन्होंने कैसे इमेजिनेशन किया कि हम यंत्रों का निर्माण कैसे करें। तो उन्होंने जो हिंसक पशु पक्षी, देखिए नाना प्रकाराम व्यालानाम मृग पक्षणाम, कैसे मुखाकृति, उनके शरीर को नहीं लिया, उनकी मुख की आकृति, कि वो अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं। और जैसे बगुला है, वो उसकी क्या है, चोंच लंबी होती है, वो डीप सीटेड, अगर मछली कितने भी कीचड़ में हो तो वो जाकर जो है पकड़ गए। तो उन्होंने इस तरह से डीप सीटेड अगर कोई फॉरेन बॉडी है हमारे बॉडी सरफेस पे, तो उसको निकालने के लिए उन्होंने कंकमुख यंत्र का निर्माण किया। लेकिन सुपरफिशियल अगर कोई इंपैक्टेड बोन में इंपैक्टेड अगर कोई फॉरेन बॉडी है, तो वी कांट रिमूव बाय विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट, जैसे कंकमुख की तरह जो है, क्योंकि उसमें ग्रैस्पिंग पावर उतनी नहीं होती, डीप चला जाता है लेकिन उसकी ग्रैस्पिंग पावर, जो स्ट्रेंथ है उसको होल्ड करने की, वो नहीं है। तो उन्होंने देखा कि क्या है, जो हिंसक पशु है जैसे शेर है, व्याल है, ये अपने शिकार को एक बार पकड़ लेते हैं तो छूट नहीं पाता। तो उनका क्या देखा कि उनके जो ज्वाइंट है, जो जबड़े हैं, वो क्लोज टू द माउथ, टिथ क्लोज टू द टिथ एंड वाइड। तो उन्होंने इस तरह से इंस्ट्रूमेंट का जो है निर्माण किया कि इफ एनी फॉरेन बॉडी विच इज इंपैक्टेड इन बोनी टिश्यू या जैसे स्ट्रेंथ से उसको ऐसे नहीं निकाला, तो दे हैव डिजाइन द सिंह मुखी यंत्र, व्याल मुखी यंत्र, इस तरह के जो है नामनक्लेचर भी दिए। और ये उससे जो है एक उनकी आकृति का होता ही। आज भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं आधुनिक युग में जिसको हम हिंसक पशु पक्षी या उसके आधार पर, जैसे बुलडॉग फॉर्सिंग आज भी यूज होता है। कोई भी वेसल, अगर कोई हमें वेसल की एनास्टोमोसिस करनी पड़ती है तो बुलडॉग फॉर्सिंग। क्रोकोडाइल सीजर, हम स्टिच कट के लिए जो है क्रोकोडाइल, उसके मुख जो है क्रोकोडाइल के मुख की तरह होता है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंटों का नामनक्लेचर आधुनिक युग में भी हमें मिलता है। और ये एक सुश्रुत की विशेषता रही है कि उन्होंने इन चीजों पर बहुत अध्ययन किया होगा, तब जाकर इंस्ट्रूमेंट को जो है डिजाइन किया, ठीक है। या उस कालखंड में अन्य ऋषि भी इस पर जैसे डिबेट किए होंगे, तब जाकर जो है उन यंत्रों का निर्माण किया। एक मैं एग्जांपल दूंगा यंत्र से, जो उसके फंक्शंस बताए। एक यंत्र आता है नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र मीन्स हॉलो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हॉलो इंस्ट्रूमेंट, जो हम जिसे नाड़ी सदृश, नाली सदृश, जिस, तो उसका जो फंक्शन सुश्रुत ने बताया, क्या बताया है, स्रोतोगत शल्योद्धरणार्थ, 4 फंक्शन बताए हैं। रोग दर्शनार्थम, आचूषणार्थम, क्रिया स्वरूप। इसका इंग्लिश वर्जन हम नीचे लिखे हैं। फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द डिजीज, ठीक है, फॉर रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडी फ्रॉम, कोई भी फॉरेन बॉडी को निकालना, एक्सट्रैक्शन ऑफ द फॉरेन, स्रोतोगत शल्योद्धरणार्थम। फॉर सक्शन, क्योंकि वो हॉलो है, उससे हम सक कर सकते हैं कोई फ्लूइड जो हमारे बॉडी के लिए अनवांटेड है। And not only that, for therapeutic use, we also use these hollow instruments. आज क्या है, जितने ये हॉलो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे आधुनिक युग में अब जितने स्कोप है, जैसे कोलोनोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप, सिस्टोस्कोप। कोलोनोस्कोप कोलोनिक एग्जामिनेशन, कोलोन के एग्जामिनेशन के लिए। सिस्टोस्कोप क्या है, ब्लडर के एग्जामिनेशन के लिए। गैस्ट्रोस्कोप क्या है, अपर जीआईटी का हम। तो initially these instruments are designed for the just for inspection of the disease and some कुछ जगह पर जो है बायोप्सी वगैरह लेने के। But nowadays, due to the advancement of the technology, these instruments also be equipped for therapeutic purpose. हम उसको थेरेपेटिकली यूज, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये एक उसका बेटर एग्जाम्पल। ये हुआ कैसे, सिद्धांत आज भी वही है। सिद्धांत क्या है, जो सुश्रुत ने 4 मतलब हजारों वर्ष पूर्व दिया। ये मेरे लिए जो हजारों वर्ष पूर्व जो सुश्रुत ने दिया सिद्धांत, नाड़ी यंत्रों का जो है क्या फंक्शन है, वो आज भी फंक्शन वही है उन नाड़ी यंत्रों का, बस चेंज किया हुआ है। जो टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हुआ है उसका इनकॉर्पोरेशन, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है। ये पिक्चर हमारे एनआरसी, जो नेशनल रिसोर्स सेंटर ऑन चार्सो थेरेपी की जो बिल्डिंग है, उसमें हम लोग इसको डिस्प्ले किए हुए। क्या है, इनिशियली जो है अर्श यंत्र था, एक छोटा सा
जिससे हम हेमरॉइड वगैरह या और भी एनोरेक्टल डिजीज को इंस्पेक्शन करते थे या थेरेपेटिक क्षारपातन क्रिया की जाती। दूसरा जो है बाद में जो है रिजिड सिग्मोइडोस्कोप डेवलप, बट नाउ इट इज द फाइबर ऑप्टिक कोलोनोस्कोप या सिग्मोइडोस्कोप इज अवेलेबल एंड इट इज अ गुड, दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये हमारे जो काउंटर पार्ट जो इंजीनियर लोग हैं वो इस पर वर्क करते हैं और उसको मेडिकल इक्विपमेंट डिजाइन करने में विद कोलोबरेशन ऑफ द मेडिकल फैटर्निटी उनसे मिलजुल कर जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करते हैं। तो दिस इज नॉट द बेसिक फंक्शन इज सेम, ओनली द चेंज ऑफ द इनोवेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। शस्त्र 20 तरीके के शस्त्र बताए हैं, लेकिन ये डिफरेंट जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसकी डिजाइनिंग भी उसके हिसाब से जो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जो है मिलती है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्जिकल डिसिप्लिन के लिए, योग्य, योग्य क्या है? प्रैक्टिकल सर्जन। उस कालखंड में भी किसी भी वैद्य को यह अधिकार नहीं था कि शास्त्र का ज्ञान लेकर वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल जो है वो पेशेंट के ऊपर करे, उसको पहले प्रैक्टिस करनी पड़े। जो मॉडल है, जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, तब वो शस्त्र कर्म का जो है प्रतिपादन जीवित मनुष्यों पर जो है करता है। एक एग्जाम्पल जो इस पिक्चर में आप देखते हैं वह विभिन्न प्रकार की सब्जियों पर जो है जो छात्र हैं वो अपनी छेदन का कर्म का जो है प्रैक्टिस करते हैं। एक सुश्रुत ने दिया कैसा वो मॉडल हमारा होना कैसा चाहिए, यस्य यत्रेय साधर्म। हम जिस तरह की जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो टिश्यू है, उसके साधर्म्य मतलब उसी के अनुरूप मॉडल होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखें जितने कुकुरबिटेसी फैमिली के जो फ्रूट्स हैं या उनकी आउटर लेयर क्या होती है? टफ होती है। जस्ट बीनीथ द आउटर लेयर देयर इज सॉफ्टनेस, सॉफ्ट वो होता है। हमारी स्किन पर जो इंसिजन लेते हैं क्या है? आउटर लेयर जो हमारी स्किन की है वो टफ है, उसके जस्ट बीनीथ जो हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो सॉफ्ट है। तो हमें कितना प्रेशर जनरेट करना है जब इंसिजन लेते वक्त कि वॉट एवर डिजायर, जितना हमें कट करना है उतनी ही लेयर कट हो। तो देर इज नीड ऑफ द प्रैक्टिस, हमें हैंड की जो है अपने उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि हमें कितना प्रेशर दें कि हमें केवल स्किन कट करनी है या सबक्यूटेनियस टिश्यू कट करना है, क्योंकि दोनों जगह का जो टिश्यू कंसिस्टेंसी इज डिफरेंट। तो फॉर दैट सिमिलरिटी साधर्म्य क्या है? उस समय कुकुरबिटेसी इस पर जो है प्रैक्टिस करते थे कि हाँ टफ लेयर के बाद सॉफ्ट लेयर है तो बैलेंसिंग आती। तो ये हमारी शास्त्र की विशेषता है कि जो सुश्रुत ने इस तरह की कल्पना हमारे ज्ञान का देने की कोशिश की है वो बहुत ही वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक नहीं है। उसके पीछे विज्ञान है और वो विज्ञान पूरा साइंस जिसको आज कहा, आज के पूरा प्रमाणिक विज्ञान है कि उसको हम आज भी जो है उसको प्रूफ प्रमाण के साथ जो है वो करें। एक लाइन को पढ़िए, स्वबुद्ध्या चापी विभजित, ये यंत्र कर्मों का जहां पर उन्होंने 24 कर्म बताए हैं उसके बाद ये शब्द कोट किया है स्वबुद्ध्या चापी। ये भी एक ब्यूटी रही है सुश्रुत संहिता की, अन्य ग्रंथों में इस तरह की लिबर्टी नहीं मिलती, जो कह दिया वही अथेंटिक। लेकिन सुश्रुत ने जो है आपको वो बहुत ही लिबरल रहे, जहां यंत्र की संख्या बताई है, चाहे कोई प्रोसीजर्स बताया है, they have not restrict the Vaidya only whatever the description described by the Acharya Sushruta। उन्होंने अपने विवेक का उपयोग करने के लिए कि you can design the newer instrument, you can design the newer procedure, you can मतलब आप कुछ भी नया कर सकते हैं अपने विवेक के आधार। तो ये एक बहुत बड़ी लिबर्टी है जो सुश्रुत संहिता की जो है विशेषता है। दूसरा जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स, कोई भी शल्य हम प्रतिपादित या सर्जरी करते हैं उसको आचार्य ने 8 अंगों में जो है विभाजित किया है। आचार्य चरक ने भी बताया है, वो 6 शस्त्र कर्म बताए हैं। इसमें से जितने हैं जैसे छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विश्राम, मैं इसके कंटेंट पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अभी आपके योग्य नहीं। लेकिन इसमें से 2 चीजें जो आचार्य चरक ने नहीं बताई है वो क्या है? ऐषण और आहरण। क्यों नहीं बताया है? इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि इन कर्मों को प्रतिपादित करने में शस्त्र कर्म क्या है?
जिसमें हमें शस्त्र के द्वारा प्रतिपादित किया जाए। लेकिन ये दो कर्म जो है प्रतिपादित किए जाते हैं, इसमें शस्त्र की जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ती। लेकिन आचार्य सुश्रुत क्यों वर्णित किए हैं कि कुछ ऐसे कर्म हैं, ऐषण कर्म या आहरण कर्म। ऐषण मीन्स प्रोबिंग। प्रोबिंग ज्यादातर हम करते हैं ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, नॉट बाय शार्प इंस्ट्रूमेंट। बट अगर जैसे कि क्षार सूत्र थेरेपी है, हम उसको मानते हैं कि आज के युग में वो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फिस्टुला इन एनो। तो उसमें कई बार हमें अगर इंटरनल ओपनिंग नहीं है तो हमें शार्प प्रोब भी यूज करना पड़ता है, जिससे कि हम परपरेट कर कर क्षार सूत्र को उसमें डाल सके। आहरण मीन्स एक्सट्रैक्शन। स्टोन वगैरह कोई चीज है, अगर उसको निकालने के लिए ज्यादातर ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बट इफ द स्टोन इज इंपैक्टेड इन द टिश्यू तो देयर इज नीड ऑफ द शार्प इंस्ट्रूमेंट। जैसे वडिस, वडिस की दोनों में आप मिलेगा, शस्त्र में भी मिलेगा, यंत्र में भी मिलेगा। तो जहां शस्त्र में मिलेगा वो शार्प है, जहां यंत्र में मिलेगा वो ब्लंट है। तो इसलिए सुश्रुत ने जो है इनकी इन दो कर्मों को भी शस्त्र कर्म में प्रतिपादित किया है, जिसे हम अष्टविध शस्त्र कर्म की जो है वो संज्ञा है। और इस एक और ब्यूटी कि ये नहीं है कि केवल जो हम यंत्र और शस्त्र से प्रतिपादित करते हैं वही कंटेंट हमारे सर्जरी में आते हैं। कुछ ऐसी डिजीजेज हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हमने उन्होंने कुछ ऐसी चीजें डिजाइन की कि जो शस्त्र की तरह जो है कार्य करती है, लेकिन वो शस्त्र नहीं है। जैसे क्षार कर्म, ये अल्कली मैटर होते हैं, ज्यादातर इरोजिव मैटर होते हैं। हमारा क्षार सूत्र भी इसी क्षार कर्म का जो है एक रूप है। तो हमें जैसे अगर कोई साइनस ट्रैक्ट है या फिस्टुलस ट्रैक्ट है, वी नॉट रिमूव बाय विद द हेल्प ऑफ द शार्प सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। या कोई ऐसे स्थान पर है, जैसे उन्होंने जो है कुछ दुर्बल भीरुणाम नाड़ी मर्माश्रिता, कुछ इस तरह की स्पेसिफिक कंडीशन है जहां सर्जरी इंडिकेटेड नहीं है, देन वी कैन परफॉर्म द ट्रीट द पेशेंट बाय दीज पैरासर्जिकल प्रोसीजर। क्षार कर्म, अग्निकर्म, रक्त विश्रावण, जलोकावचरण, लीच एप्लीकेशन, जो बहुत कॉमन प्रोसीजर है, जो आज मॉडर्न साइंस के भी लोग, स्पेशली आपके प्लास्टिक सर्जन बहुत यूज करते हैं लीच एप्लीकेशन को फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट। जो स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं वो रिजेक्ट न करे, वहां पर जो है ब्लड एक्यूमुलेट ना हो, उसलिए वो लीचेज का प्रयोग करते हैं। वो एक और चिकित्सा जो है वर्णित है, वो हम बोलते हैं मैगटिफिकेशन। मैगट्स का जो है प्रयोग चिकित्सार्थ करना, ये पहले बड़ा अटपटा सा लगता है। सुश्रुत ने अर्बुद की चिकित्सा में, अर्बुद मतलब कि जो कोई फ्लैसी मास या कोई न्योप्लास्टिक ग्रोथ अगर बॉडी के ऊपर हो गया है, उसको सर्जिकली रिमूव करने के लिए नहीं किया, उस पर इस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट करने को बताया है, कुछ तरह लेप लगाकर, जिससे उसमें मैगट्स जो हैं वो जनरेट हो और वो धीरे धीरे टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर। ठीक है, चाहते तो वो शल्य से भी निकाल सकते, शार्प इंस्ट्रूमेंट से भी निकाल सकते थे। क्यों इस तरह की चीजें बताएं? इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण, क्योंकि द रिकरेंस या मेटास्टेसिस इज कॉमन फिनोमेना ऑफ द न्योप्लास्टिक ग्रोथ, स्पेशली मैलिग्नेंट। तो फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस उन्होंने इस तरह के विधाएं बताई, और उसके बाद अग्निकर्म को बताया, और अग्निकर्म के गुण जो विशेष बताया उसमें बताया अपुनर्भव, कि रोगों की उत्पत्ति दोबारा नहीं होती अगर अग्निकर्म कर देते। तो ये कुछ विशेषता है। मैग्निफिकेशन के बारे में जो बता रहा हूं, ये पहले जो है इसको एक बड़ा उस दृष्टि से देखा जाता था कि मैगट्स को हम बॉडी में प्रोड्यूस करें, एंड नाउअडेज इन यूरोपियन कंट्री द मैग्निफिकेशन इज ए वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्टेड वुंड। इन्फेक्टेड वुंड है, नॉन हीलिंग वुंड है, जिसमें स्लफ भरा हुआ है, उसके मैनेजमेंट के लिए वहां पर वो मैगट्स पाउच में आते हैं, वो इंप्लीमेंट करते हैं, वहां पर लगाते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज जो हम तथाकथित मॉडर्नाइज सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं उसमें यूज करते हैं। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो हमारे आचार्यों ने जो सिद्धांत दिए हैं, हो सकता है कि उस लेवल तक हमारी सोच न पहुंच पाए, लेकिन वो कहीं से अवैज्ञानिक नहीं है, वो सारी चीजें जो है वैज्ञानिक।
क्षार सूत्र के मैंने जो है एक ये बताया, जैसे क्षार कर्म बताया, उसी तरह आज के युग में जो वर्तमान युग है उसमें हम इसको एक तरीके से ये कहा जाए कि जैसे मेडिसिन में पंचकर्म है, सर्जरी में जो है क्षार सूत्र फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फिस्टुला इन। और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो क्षार सूत्र का सेंटर है, कभी आप विजिट करिए, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ मॉडर्न मेडिसिन के लोगों को, मॉडर्न सर्जरी के लोगों से, नॉट ओनली फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट बट फ्रॉम अदर प्लेसेस, दे रिफर द पेशेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फिस्टुला बाय क्षार सूत्र। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारी ब्यूटी है। इसमें जो मेनली जो हमारा होता है कि आप एनल कैनाल की जब एनाटॉमी आपको पढ़ाई जाएगी कि देयर इज स्फिंक्टर मैकेनिज्म, internal sphincter, external, which protect, always they constrict the anal canal and at the time of the defecation it becomes relaxed, जिससे व्यक्ति जो है स्टूल पास, again it becomes in normal position. But if there is any fistula close to the sphincter, if surgeons try to eradicate the fistula tract, there may be fair chances of damaging of the sphincter. ठीक है, बीमारी तो कई बार ठीक हो जाती है, लेकिन बाद में पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो इनकॉन्टिनेंस ड्यू टू द डैमेज ऑफ द पेशेंट कांट होल्ड द स्टूल। और ये देखिए कितनी सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। और इफ द सर्जन ट्राई टू प्रिवेंट द स्फिंक्टर, देयर मे बी फेयर चांसेस ऑफ द persistence of the infection inside the body and resultant there may be fair chances of the recurrence of the disease, दोबारा हो जाती। ये दो कॉम्प्लिकेशन से कोई भी सर्जन, ज्यादातर जो मॉडर्न सर्जन है वो फिस्टुला का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते, दे रिफर्ड द और वी वेरी वेल ट्रीट सच टाइप ऑफ द केसेस, even though in complex fistula we treat the cases with the help of the क्षार सूत्र। this is the beauty of and this is the concept of the सुश्रुत, जो उन्होंने नाड़ी व्रण की चिकित्सा में बताई कि क्षार सूत्र से जो हमें वो करना चाहिए। ये अलग है कि उस समय इंडिकेशन जो है समय काल के हिसाब से दूसरा था, आज हम जो है जो चॉइस ऑफ पेशेंट है वो हमारे सभी पेशेंट में हम इसको करते हैं। आर्ट ऑफ बैंडेजिंग आपको जो मिडवाइफरी की बुक होती है ना उसमें मिलेगा मॉडर्न में, लेकिन हमारे सुश्रुत ने जो है वो समय भी बताया। उन्होंने 14 और अष्टांग की अगर ले लें तो 15 उन्होंने जो है बैंडेज के तरीके बताए और कैसे किन स्थानों को, ये स्थान विशेष से कि किसी भी व्रण को कवर करने के लिए ये क्या है, इस फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ द वुंड व्हिच हेल्प फॉर द हीलिंग, फॉर प्रिवेंशन ऑफ द कंटामिनेशन बाय द इन्वायरमेंटल, वो एनवायरमेंट से जो कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, जिससे कि वुंड इन्फेक्ट ना हो, ये बैंडेजिंग हेल्प करता है। ठीक है, तो वो बैंडेजिंग प्रॉपर तरीके से रहे बॉडी पर, ये हमारे आचार्य सुश्रुत ने हजारों साल पहले जो है इसके बारे में बताया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द आचार्य सुश्रुत इज रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। जब विश्व जो है कहा जाए भेड़ बकरी चराता था, हमारे भारत में उस समय भी सर्जरी इतनी उच्चतर स्तर पर थी कि वो रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी करते। अगर हम पूरे मॉडर्न मेडिकल साइंस की हिस्ट्री देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इज स्टार्टेड जस्ट बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1900 कुछ या 1899 वगैरह के आसपास इसका कालखंड रहा जब विश्व ने सोचा, और भी कहां से कॉन्सेप्ट लिया, भारत से कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट भी ये नहीं है कि उन्होंने अपने यहां से ली या उनके किसी ने बताया, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर थी। और जो फर्स्ट हिस्ट्री मिलता है वो टीपू सुल्तान के वार के समय का मिलता है, महाराष्ट्र का। उस समय क्या होता था कि समाज में जो दंड प्रक्रिया थी वो राजाओं के द्वारा ये होता था, कोई चोर है नाक काट लो, कान काट लो, ये एक दंड प्रक्रिया का हिस्सा होता, जिससे कि वो समाज में एक अलग से जो है उसकी वो हो कि ये जो है कोई अपराध किया होगा जिससे कि इसकी इस तरह की सजा है। लेकिन किसी की वार में, युद्ध में या कोई एक्सीडेंटली अगर इस तरह का कोई होता, डैमेज होता था, तो वो
इस चीज से जो है वो प्रभावित होता था कि समाज जो है उसको दूसरी निगाहों से देखता था। तो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। तो शायद यही चीजें जो है हमारे आचार्य लोगों ने उस समय देखा था और उसको प्रतिपादित किया। और वो चीजें जो है कालखंड में जो है यदा कदा दब गई। जब इतिहास आपको पढ़ाया जा रहा होगा तो बताया कि कैसे हमारा जो है शल्य कर्म जो है वो उसकी अवनति हुई, जो कि इतना स्ट्रांग था, लेकिन कुछ कालखंड में भी कहीं कहीं पॉकेट के रूप में विद्यमान था। तो जो टीपू सुल्तान के समय जो ये घटना घटी, एक उसके किसी पर्सन का जो है नाक कट गया था, तो उनके कोचवान ने, जो गाड़ीवान था, वो बताया कि एक महाराष्ट्र के एक गांव में जो है वो रिकॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। और उस चीज को अंग्रेज जो है, दो अंग्रेज, उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपने सामने देखा और उसका चित्र बनाया। कैसे उन्होंने किया, ये जो हम चित्र दिए हैं, और बाद में जाकर ब्रिटेन में उन्होंने जेंटलमैन मैगजीन में इस चित्र को प्रकाशित किया कि भारत में इस तरह की जो है विधा अभी भी जीवित है। और उसमें जो है उसका जो नोज जो है डैमेज हो गया था, उसके जो है बॉडी टिश्यू से उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट किया, जिसको हम आज के आधुनिक युग में बोलते हैं पेडिकल फ्लैप। हम बॉडी टिश्यू के ही एक पेडिकल को रोटेट करके दूसरी तरफ लाकर उससे रिकॉन्स्ट्रक्शन करें और जहां से उठाया उसको फिर से सूचर कर। Such concept is very innovative concept for the modern medical sciences, and on that basis प्रोफेसर कारपू ने जो है, जो एक सर्जन थे, उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर पढ़ा जो जेंटलमैन मैगजीन में प्रकाशित हुआ। और ये फोटो जो है उसी जेंटलमैन मैगजीन की फोटो जो ब्रिटेन में था। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा 19वीं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही प्रारंभ हुआ पूरे मॉडर्न मेडिकल साइंस में। और हजारों वर्ष जो आप कल्पना कर सकते हैं जिस विधा में, जिस साइंस में इतनी बारीक सर्जरी का जो है डिस्क्रिप्शन हो दिया गया है, जिसको हम रिकॉन्स जो डेलिकेट या सोफिस्टिकेटेड सर्जरी मानते हैं आज के युग में भी, तो क्या उस समय हमारी जनरल सर्जरी चाहे और सर्जरी कालखंड के हिसाब से उतनी डेवलप नहीं थी? निश्चित ही डेवलप। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे एक आयुर्वेद में आपसे जहां सर्जरी की बात करेंगे पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग पूछते हैं। हम जब पीजी करते थे शल्य में, तो जैसे इंटरेक्शन होता था कहीं यात्रा के दौरान, क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं पीजी करता हूँ। किसमें? शल्य में। ये शल्य क्या होता है? सर्जरी। आयुर्वेद में, आयुर्वेद में भी सर्जरी होती है। ये प्रश्न प्रश्न चिन्ह की तरह जो है पूछा जाता है कि आयुर्वेद में भी सर्जरी होती है। और सर्जरी का जो जनक है हमारा पूरे विश्व के लिए, जो एक मार्गदर्शन दिया, वो आयुर्वेद। जो दिया जलाया वो आयुर्वेद ने ही जलाया। जो बेसिक प्रिंसिपल दिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल, अभी मैं आपको इस श्लोक में ही देखिए, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल सुश्रुत ने दिया फॉर द सक्सेस ऑफ द रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, न च अशुद्ध रक्तम, अति प्रवृत्त रक्तम, क्षीण रक्तम व संध्या। संध्या संधान कर्म जो है हम आयुर्वेद में बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी या रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। उसके पीछे उन्होंने प्रिंसिपल दिया कि ये कंडीशन अगर रहेगी, नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो संधान यानी जो भी ग्राफ्ट आप ले रहे हैं या जो टिश्यू रिकॉन्स्ट्रक्ट के लिए ले रहे हैं उसकी वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। क्या दिया? न चा अशुद्ध रक्त। भाषा अलग है, अशुद्ध रक्त नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कंटेमिनेशन, बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। बैक्टीरिया के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन इतना ज्ञान था कि रक्त शुद्ध होगा तो हीलिंग होगी, रक्त अगर अशुद्ध होगा तो हीलिंग हैम्पर करेगी। इतना ज्ञान था, बैक्टीरिया का जरूर नहीं ज्ञान था। दूसरी चीज, अति प्रवृत्त रक्तम। if there is excessive bleeding at the site of the graft, graft may be reject। जो स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं, अगर वहां पर ऊजिंग ज्यादा होगी, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि आधुनिक युग में प्लास्टिक सर्जन लीचेस का यूज करते हैं जहां पर एक्सेसिव ऊजिंग होती है, कि वो ऊजिंग ना होने पर, तो दे यूज द लीचेस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एक्सेसिव ऊजिंग। इट हैम्पर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्राफ्ट। और इतना ही नहीं, हीन रक्तम, क्षीण रक्तम, अगर लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई होगी तो भी ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसके अगर गुण में जाए तो बहुत बड़ा सिद्धांत है। और ये एक पेशेंट पर कर नहीं देखा गया होगा, हजारों पेशेंट पर जो है इसका प्रैक्टिकल अनुभव किया गया होगा, तब दे हैव रिटन ए वन लाइन श्लोक या वन लाइन कंटेंट
एज ए प्रिंसिपल ऑफ द रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी या संदान का। नाउ व्रण का डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे मिलता है पूरे सुश्रुत संहिता में जो है। अगर कहा जाए तो व्रण जो है किसी एक चैप्टर में तो निहित है ही है, लेकिन हर चैप्टर में व्रण से रिलेटेड और आज भी ऊंट के बारे में जितना डिटेल डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में मिलता है रिगार्डिंग देयर शेप, कैसे डायग्नोसिस हो अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू डिस्चार्जेस, अकॉर्डिंग टू द कलर, वर्ण जो है उसका कैसा है, इसके आधार पर वो डिफ्रेंशिएट करते थे और मैनेजमेंट भी डिफरेंट होता था। तो इतनी विधाएं हमारे यहाँ चरक में जाएंगे तो शल्य के ज्ञाता न होते हुए उन्होंने बहुत सारे स्राव का जो है डिस्क्रिप्शन। आधुनिक युग में हम 3-4 स्राव ही जानते हैं, सीरस डिस्चार्ज, ब्लड डिस्चार्ज, सीरोसेंगेनस डिस्चार्ज जिसमें ब्लड और सीरस मिक्स, ठीक है, पुरुलेंट डिस्चार्ज, बहुत पूरे इतने। लेकिन आयुर्वेद के जो स्राव के बारे में जरा कल्पना कीजिए, इतने तरीके के उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो स्राव बताए और अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव डायग्नोज द केस एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव मैनेज आल्सो द केस। फ्रैक्चर मैनेजमेंट भग्न के चिकित्सा में जो है ये दिया है। और भग्न जो है उस समय सिर्फ बोनी रीअरेंजमेंट जिसे कहा जाए बोनी फ्रैक्चर यही नहीं लिया है। उन्होंने बेसिकली जो भग्न को जो डिवाइड किया है संधिच्युत दैट इज डिसलोकेशन ऑफ द ज्वाइंट्स एंड कांड भग्न जिसको हम ट्रू फ्रैक्चर्स मानते। और उस समय कोई एक्सरे नहीं था, कोई एक्सरे की डायग्नोसिस फैसिलिटी नहीं थी। आज अगर कोई गिरता है, स्वेलिंग होती है, तो सबसे पहले जो सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन है लिखता है कि जाओ पहले एक्सरे करा कर, तब वो बनाता है। वो अपने क्लिनिकल अनुभव के आधार पर उन्होंने 12 टाइप्स कांड भग्न के प्रकार बताए। और एक आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। हम सोचते हैं, कभी कभी कल्पना करते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में देयर इज नो एनी टीयरिंग ऑफ द बोन, ओनली बोइंग ऑफ द बोन और सम पार्ट ऑफ द चिप्स ऑफ द outer side is such type of the description is described in the Ayurveda. इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रहा है आचार्य। और वो इतना ही नहीं, उसकी चिकित्सा सिद्धांत जो उन्होंने जो बताया है, वो जो सिद्धांत है आज भी जो हम बोलते हैं ना मॉडर्न का 3R क्या है, रिडक्शन, रिटेंशन, रिहेबिलिटेशन। वो अलग बात है कि हमारे टेक्नोलॉजी से जो है यही चीजें जो है सिद्धांत जो है का एप्लीकेशन बदल गया, लेकिन सिद्धांत आज भी वही है जो सुश्रुत ने बताया था। अवनमितम उन्नतम चाओ पीडे, ठीक है, आंछने अच्छी तो गतम चाओ परिवर्ते, ये सिद्धांत आज भी उतना ही जीवित है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव डिस्क्राइब्ड मेनी थिंग्स। मैं उन चीजों को, चूंकि समयाभाव से बहुत सारे ऐसे कंटेंट है, इस पर कई दिन तक बोला जा सकता है सुश्रुत के कॉन्ट्रीब्यूशन पर, चाहे वो विधृति की है, चाहे लेप्रोटमी की है, ठीक है। हम एक दो चीजें जो है, कुछ चीजें जो विशेष जो है स्पेशली कोट करेंगे, जो आज भी ये सोचने को मजबूर करती है कि वो उनके क्या सिद्धांत रहे। देखिए सुश्रुत ने जहां पर यंत्र शस्त्र बताया है, जो अष्टवी शस्त्र में उसमें सीवन कर्म बताया है, सीवन मीन्स सुचरी, वहां पर उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के नीडल्स बताई हैं और डिफरेंट टाइप के सुचरिंग मटेरियल बताए। ये ज्ञान था, लेकिन बॉल परफोरेशन के मैनेजमेंट में उन्होंने उन सुचर मटेरियल से नहीं सीमित कर। क्यों? क्योंकि जो उस समय हमारे पास जो है उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। आज हम कैसे सुचर करते हैं? आज हम निडल और थ्रेड से ही करते हैं, लेकिन दो तरीके की नीडल होती है। एक हम बोलते हैं ट्रामेटिक नीडल एंड ए ट्रामेटिक। ट्रामेटिक नीडल वो होती है जिनके पीछे आई होता है, ठीक है, जिसमें हम धागा पिरोते हैं और उसके बाद सिलते हैं। तो जब भी आप जिसमें आई होती है उसको क्यों ट्रामेटिक बोला गया है? क्योंकि जब आप टिश्यू में जो इसके टिप से इंसर्ट करते हैं टिश्यू में, जितना टिश्यू डैमेज करता है उससे ज्यादा जब उसके एंड पर पहुंचता है तो वहां पर ज्यादा टिश्यू डैमेज करता है, मतलब ट्रामा करता है, ट्रामा करते हुए उस, ठीक है। तो कोई भी हॉलो विसरा है, जैसे इंटेस्टाइन है, यूरेटर है, फैलोपियन ट्यूब है, बिलियरी ट्री है, उसके सुचरिंग में अगर हम इस तरह के नीडल का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? लीकेज, क्योंकि उससे फ्लूइड कंटेनिंग कोई चीज जाती तो वहां से जो है लीकेज होगा, और लीकेज हमारे डिजायर नहीं है, उससे कॉम्प्लिकेशन होते हैं
जो कि और वर्स कॉम्प्लिकेशन। अगर कोई भी आप एनास्टमोसिस या कर रहे हैं तो वहां सर्जन की ये डिजायर नहीं होती कि यहाँ से एक ड्रॉप भी जो है फ्लूइड बाहर जाए। तो देखिए कितना कॉन्सेप्ट क्लियर था। उन्होंने इन सूचर मटेरियल से नहीं सूचर किया, किससे सूचर किया? काल पिपीलिका भी दर्शन, ब्लैक एंड जो काली चीट, अब वो देखने को नहीं मिलती है। पहले जो लोग हैं गाँव में दिखते थे, बड़े बड़े काले चीटे निकलते थे कभी, उनका बहुत मुंह जो है और जो उनकी जा होता था बड़ा स्ट्रांग होता था, एक बार कहीं पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं। तो उससे क्या दंस कराते थे, दोनों इंटेस्टाइन जैसे परफोरेटेड है, मार्जिन को अप्रोक्सीमेट कर कर फिर उन काली पिपीलिकाओं से दंस कराते थे, और जब वो दंस कर लेती थी उसका हेड कट कर देते। जस्ट अप्रोक्सीमेशन, हीलिंग इज द नेचुरल प्रोसेस। दे हैव टू जस्ट अप्रोक्सीमेट द लिप ऑफ द बावल, जिससे हमारा ऊजिंग लीकेज ना हो। अगर हम उससे निडल से करेंगे, उस तरह के ट्रमेटिक निडल से करेंगे, देयर में भी फेयर चांसेज ऑफ। तो देयर इज ए वेरी बिग साइंस बिहाइंड द ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द सुश्रुत। हम उसको कहीं भी किसी तरीके से ये अवैज्ञानिक नहीं कर सकते। एक और सिद्धांत की बात करूंगा। एक कंडीशन होती है बाउल परफोरेशन में, या कोई भी हॉलो विसरा है, अगर वो ट्रामेटाइज हो, वहां से लीकेज, तो वो सुश्रुत के हिसाब से उन्होंने प्रोग्नोसिस बताई क्या? स्वमार्ग प्रतिपन्नास्तु यस्य विणुमूत्र मारुत व्यपुद्र स भिन्ने अपि कोष्ठे जीवतिमान। मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा आपको समझा कि कोई भी हॉलो विसरा है, अगर वो इंजर्ड हो जाती, क्या होगा? वहां से लीकेज हो। जैसे अगर हमारा इंटेस्टाइन रप्चर कर जाएगी तो क्या होगा? फिकल मटेरियल एब्डोमेन में आएगा, जिसको हम बोलते हैं, और बाद में वो फिस्टुला बनाकर, फिकल फिस्टुला बनाकर, जो कि कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट में बी डाई ड्यू टू द फिकल कॉम्प्लिकेशन या फिकल फिस्टुला फॉर्मेशन। लेकिन देखिए प्रोग्नोसिस का सिद्धांत सुश्रुत ने क्या दिया? इफ देयर इज परफोरेशन बट पेशेंट कैन पासेज हिज और हर फ्लैटस फेसेस और स्वमार्ग प्रतिपन्न यस्य वीणमुत्र यूरिन, अगर वो अपने नेचुरल अर्ज से जो है पास हो रहा है, तो भिन्न कोष्ठ होने पर भी मनुष्य मरता नहीं है, जीवित रहता है। कैन यू इमेजिन कि एक पेशेंट के ऊपर किया गया? नहीं, हजारों पेशेंट पर देखा गया, तब वो एक सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत पर आज भी हम लोग बहुत सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। फिकल फिस्टुला के पेशेंट आते हैं, इफ देयर फ्लैटस फेसेस और यूरिन नेचुरली हो रहे हैं तो वी कैन वेट एंड वॉच। टाइम लगता है बट पेशेंट नॉट बी डाई, और वो मैनेज होता है। बट उसका अपोजिट रूप में अगर ये है और उसके ये सब चीजें अरेस्ट है, तब then there is need of the surgical intervention. You can't manage by the medical management. So this is a very big concept, big principle, कितना वैज्ञानिक है, और आज भी हमें उसकी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। अश्मरी की चिकित्सा में एक जगह पर उन्होंने बोला है, पहले अश्मरी मीन्स यूरिनरी स्टोन, और जो हमारे शास्त्र में मिलता है वो वेसाइकल कैलकुलस का, उसका मैनेजमेंट जो है वो पेरिनियल अप्रोच से जो है ऑपरेट करते हैं। आज हम नहीं करते उसे। देयर आर सो मेनी डिवाइस, हम सुप्रापेबिक इंसिजन से ऑपरेट करते हैं, या हम लेप्टोसिस्टोस्कोपिकली उसको ऑपरेट करते हैं, लिथोट्रिप्सी है, बहुत सारे डिवाइस। लेकिन उस समय जो था, उस समय कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस था, और कई बार पेशेंट की डेथ हो जाती थी आफ्टर ऑपरेशन और ड्यूरिंग ऑपरेशन ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन, ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो इसलिए क्या कहा है? अक्रियाम ध्रुव मृत्यु। अगर उसकी क्रिया जो है चिकित्सा का पर्याय है, अगर हम चिकित्सा नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? मृत्यु उस मरीज की निश्चित है। उस समय एक ये बहुत ही दारुण व्याधि के रूप में ली जाती है कि अगर अश्मरी से अगर रोगी परेशान है, तो अगर उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे तो उसकी मृत्यु निश्चित है। क्रियाम संशयो भवे, चिकित्सा करेंगे तो संशय है, ऑपरेट करेंगे तो संशय है, बच सकता है नहीं बच सकता, देयर इज डाउट। तो क्या करना चाहिए? उस समय राजाओं का वो चलता था, तो राजाज्ञा लेने के लिए विद द कंसेंट परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफ द सुप्रीम ऑफ द स्टेट, तस्माद पृक्ष कर्तव्यमीश्वरम साधु कारण, तब राजाज्ञा लेकर हमें उसमें जो है चिकित्सा करनी चाहिए। आज क्या करते हैं? अगर कोई इस तरह की कंडीशन, चाहे वो सर्जिकल प्रॉब्लम हो या मेडिकल प्रॉब्लम, इफ द पेशेंट इज क्रिटिकली इल, डॉक्टर आकर बताता है, इफ यू गिव द कंसेंट
पेशेंट के अटेंडेंट से आज्ञा लेता है। If you give the consent, then we go for the surgical procedures. Otherwise, we not. आपसे रिटन कंसेंट लेता है, गार्जियन से लेता है, अटेंडेंट से लेता है, सबसे लेता है, तब जो है वो सर्जन जो है उसको ओटी में ले जाकर जो भी, क्योंकि वो तो उस समय राजाज्ञा की थी, आज हम जो है पेशेंट के अटेंडेंट से लेते हैं। तो ये जो हमारी जो एक तरीके की जो ये चीजें हैं, ये शो करती हैं कि हमारा जो साइंस था उस समय वो ऐसे नहीं था, वो बहुत ही वेल डेवलप साइंस था और वेल प्रैक्टिकल साइंस था। जो भी हमारी सर्जरी थी, जितना नॉलेज था, जितने हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, हम उसमें एडवांस। और किसी भी एक श्लोक के साथ में आज अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। हर स्टूडेंट्स को मैं समर्पित करता हूं कि इसको बहुत ध्यान से करें। ये भी एक सुश्रुत की ही विधा है। चिकित्सा स्थान में अध्ययन संप्रदाय अध्याय में जो है उन्होंने इसको बनाया फॉर इंक्रीजिंग ऑफ आवर नॉलेज। उन्होंने 4 कंटेंट बताया, सतताध्ययनम वाद, परतंत्रावलोकनम च, तद्विद आचार्य सेवा च, बुद्धि मेधा करोगण। ये 4 कंटेंट जो है, फर्स्ट कंटेंट जो हम हमारे नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, सतत अध्ययन। हम इसको संस्कृत कहें या हिंदी कहें, उसमें सतत अध्ययन। मेडिकल साइंस ने आज से सिर्फ 40-50 वर्ष पूर्व इस चीज की प्रैक्टिकल यूटिलिटी समझी कि हमारे मेडिकल फैटर्निटी में कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन की जरूरत, जिसको हम सीएमई प्रोग्राम करते हैं, और वो मॉडर्न मेडिसिन में, आयुर्वेद में बीच बीच में वो प्रोग्राम होते हैं फॉर अपडेट आवर नॉलेज। जो आज है, जैसे हमने आज से 40 साल पहले जो पढ़ा था, हमने लेप्रोस्कोपी के बारे में नहीं पढ़ा, आज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो हम कैसे उसको हमें उसके लिए कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन की, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन की जरूरत है। आप सोचिए हमारे आचार्य कितने विद्वान, कितने समझदार, हजारों वर्ष पूर्व इस चीज को बताया है, सतत अध्ययन। नॉट ओनली दैट, डिस्कशन, वाद। आज जो हम यहाँ पर खड़े हैं, आप यू कैन डिस्कस विद, हम अपने ज्ञान को आपके सामने रखते हैं, अपने अनुभव को आपके सामने रखते हैं। इफ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन डिस्कस विद। हो सकता है कि किसी कॉन्सेप्ट में मैं गलत हूं, आपके मन में वो कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट था, तो डिस्कशन से जो है हमारा ज्ञान जो है क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और वो देखिए, चरक जब पढ़ेंगे तो उसमें वितंडा दिया, वितंडा नहीं करना, जो वो नहीं, हमें ज्ञान वर्धन के लिए एक क्या है, पॉजिटिव डिस्कशन, पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, जिससे एंड परतंत्रावलोकनम, केवल जो आपका शास्त्र है, जो आयुर्वेदिक ज्ञान है, आयुर्वेदिक किताबें हैं, डोंट ओनली बिलीव, आप कंटेम्प्रेरी साइंस को भी यूज कीजिए। इफ देयर इज नीड, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़िए, चीजों को समझने के लिए, रसशास्त्र को समझने के लिए अगर आपको जरूरत हो, केमिस्ट्री पढ़िए। काय चिकित्सा को समझने के लिए जरूरत है कंटेम्प्रेरी, आप मॉडर्न फिजियोलॉजी पढ़िए। सर्जरी को समझने की जरूरत है, मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक पढ़िए, एनाटॉमी पढ़िए, मॉडर्न एनाटॉमी कहां तक डेवलप। तो परतंत्रावलोकन हमें जरूरत, हम वो यही कि यही पूज्य है, यही ग्रंथ सब कुछ है, ऐसा मानकर नहीं चाहिए। और तद्विद आचार्य से, उस समय गुरुकुल की परंपरा थी। ये कई बार लोग इसको मिस इंटरप्रिटेट करते हैं कि तद्विद आचार्य सेवा मतलब आचार्य की सेवा करना, मतलब ये नहीं है कि सब्जी लाना, ये नहीं है कि गुरु का पैर दबाना, संपर्क में रहना, गुरु के संपर्क में रहना। आप ये महसूस करेंगे, अगर आप गुरु के संपर्क में हैं, अगर गुरु का, टीचर्स का फेथ आप पर है, तो कई ऐसी चीजें चलते चलते, काम करते करते बताते हैं जो किताबों में नहीं, वो अपने अनुभव से बताते, अपने ज्ञान से बताते हैं, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से बताते हैं। तो इसलिए वहां पर क्या है कि इफ यू आर इन क्लोज टू योर टीचर और गुरु, तो दिस इज ऑल्सो फॉर योर इंक्रीजिंग नॉलेज, आपके लिए ज्ञान बढ़। तो ये 4 कंटेंट जो है हमारे आचार्य सुश्रुत ने जो है आज से हजारों वर्ष पूर्व, आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है कि किसी भी नॉलेज, आप एक चीज काट कर बता दीजिए, एक भी चीज इसमें से काटने लायक नहीं, बल्कि आधुनिक युग के लोग इसको एक्सेप्ट कर, आज भी कॉन्फ्रेंसेज होती, जगह जगह हर विषय पर कॉन्फ्रेंसेज होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्कशन।
ठीक है। सो विद दीज वर्ड हम ये कहें कि सुश्रुत संहिता एक ऐसा ग्रंथ है, वो हमारे बीएमएस के करिकुलम में पढ़ाया नहीं जाता है एज ए संहिता, लेकिन उसके बहुत सारे कंटेंट्स जो है आपके अध्ययन अध्यापन में आएंगे, जैसे शल्य से संबंधित, चालाक्य से संबंधित, स्त्री रोग से संबंधित बहुत से सर्जिकल कॉन्सेप्ट जो है आएंगे, या आपके शल्य के विषय में बहुत सारे सर्जिकल कॉन्सेप्ट से आएंगे। लेकिन जब आप डिटेल में जाते हैं उसके कंटेंट्स के ऊपर, उसकी वैज्ञानिकता के ऊपर जाते हैं, तो हमें ये सोचने के लिए मजबूर करती है वो चीजें कि हमारे जो आचार्य थे वो बहुत ही सोच समझकर बड़े ही प्रैक्टिकल रूप से जो है उन चीजों को, एक एक सिद्धांत को लिया है, और वो आज भी उतने ही प्रैक्टिकल और जैसे कहा जाए साइंटिफिक। सो once again I am very much thankful to the organizer, especially the members of the this विश्वविद्यालय एंड द आयुर्वेदिक कॉलेज, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मैं रियली अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। मैं तो जब भी गोरखपुर आया हूँ, जब पहली बार आया था तो बाबा गोरखनाथ के दर्शन के लिए आया, लेकिन आज उन्हीं के प्रांगण में मुझे अपने विचारों को आपको समक्ष रखने का जो ये अवसर मिला, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। अब मैं हमारे कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप राव जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आकर स्मृति चिन्ह के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। If anyone is having any questions, you can ask to sir. किसी के पास कोई प्रश्न है तो सर से पूछ सकते हैं। Yes. Sir, what is there any substitute for anesthesia present at that time? एनेस्थीसिया, बैठ जी प्लीज। देखिए, कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं, जैसे मद्य का प्रयोग या आपके कुछ जो वेदना स्थापक औषधियां हैं उनका प्रयोग, ठीक है, ये मिलता है। लेकिन एज लाइक जैसे मॉडर्न युग में हम पेशेंट को ऑपरेशन से पहले अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, इस तरह का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। लेकिन हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इवन दो क्रेनियोटॉमी भी जो है उस समय ब्रेन सर्जरी भी युवक करते थे, और इस तरह की जो सर्जरी है ये ऐसा नहीं है कि बिना किसी एनेस्थीसिया के सहयोग से उसको किया गया। निश्चित ही हाँ, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे शास्त्र में नहीं मिलता है। कुछ यदा कदा जो कंटेंट्स मिलते हैं वो मद्य का प्रयोग शल्य से पहले, या कुछ जो है वेदना स्थापक औषधियों का प्रयोग, और दूसरी अभी एक साइंस डेवलप हो रही है जिसको हम कोरिलेट करते हैं मर्म चिकित्सा जो है हमारे जो शास्त्र में वर्णित है। आप देखें बहुत से ऐसे अभी बहुत सारे विश्व के ऐसे पार्ट्स में ये चीज डेवलप हो रही है कि विदाउट एनी एनेस्थीसिया सर्जिकल प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना बाय मेडिटेशन और बाय डाइवर्टिंग द माइंड ऑफ द पर्सन, और कुछ एग्जाम्पल इस पर वर्क भी चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय कुछ इस तरह की कल्पना रही होगी जो कि शास्त्र में इस तरह की वर्णित नहीं मिलती, लेकिन वो करते होंगे, क्योंकि जो सर्जरी बताई गई
आप लेप्रोटमी जैसे कि उदर रोगों में आता है ना, उदर रोग में आपका छिद्रोदर आता है, छिद्रोदर, बद्धगुदोदर इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, छिद्रोदर इज द परफोरेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। उसकी उदर पाटन करके आंत्र को निकाल कर उसको क्लीन करके, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करके, या जो मैंने बताया कि उसकी सुचरिंग कर जो परफोरेटेड एरिया है उसको ब्लैक आयरन से कट करके, फिर घृत से लिप्त कर यथास्थान प्रतिस्थापित कर फिर सीवन का जो लेयर बाय लेयर उसको सूचर करने का। तो कैन यू इमेजिन कि ये विदाउट एनेस्थीसिया हो सकता है? ये हम इमेजिन नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो है मूढ़ गर्भ की चिकित्सा। मूढ़ गर्भ मीन्स की डेड फीटस अगर है तो उसको भी उधर पर उस समय सीजेरियन सेक्शन बताया गया, उधर पाटन कर मृत गर्भ को जो है निकालने के लिए जो है सुश्रुत में वर्णित। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर करती हैं कि कुछ ऐसी विधा होगी जिसको आज हम एनेस्थीसिया कहते हैं, जो उस समय पेशेंट के ऊपर कोई अप्लाई करते थे, जिससे उनकी वेदना का जो है हरण हो जाता, वेदना जो है वो जो उनकी पता नहीं, उनके पेन का जो है परसेप्शन उतना नहीं रह जाता था, जिससे वो शल्यकर्म प्रतिबंध। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पेशेंट हाथ पैर मारता रहे और आप इतनी बड़ी सर्जरी कर पाए, नहीं, नेवर, कांट इमेजिन, नहीं किया। तो वो चीजें हमारी ये रिसर्च का विषय है कि हाँ उन पर, और हमारे यहाँ संज्ञाहरण विभाग इस पर वर्क करता है। जो हमारे यहाँ जो संज्ञाहरण विभाग है वो इस पर कंटिन्यूसली वर्क करते हैं कि वो वेदना स्थापक औषधियों के बारे में कि उनको पुनः स्थापित किया जाए, या कुछ इस तरह की विधाओं का स्थापित किया जाए कि जिससे ये कल्पना की जा सके कि उस समय इस तरह के प्रोसीजर्स को करने के लिए ये विधियां प्रयोग में लाई जाती। एनी अदर क्वेश्चन? सर नमस्कार, मैं वैद्य गणेश पाटिल, रचना शारीर विभाग से। सबसे पहले तो सर आपका जो सत्र रहा तो विद्यार्थियों के लिए तो प्रथम वर्ष आपने कहा कि आपको पता नहीं था कि आपका ऑडियंस कौन है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं नहीं फील हुआ कि आपने मतलब एक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को जितनी सहज और सरल भाषा में जितना कहना चाहिए था और उस विषय को बताना चाहिए था वो बताया, उसके लिए तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और विद्यार्थियों के लिए नहीं तो मैं एज ए डिपार्टमेंट रचना शारीर में मतलब एक अध्यापक होते हुए भी मैं बहुत से जैसे नए विषयों के बारे में मुझे जाना और अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाया। एक दूसरा एक सभी विद्यार्थियों की ओर से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत बारे निजी इसमें हमें पूछते हैं कि सर हम सर्जरी कर सकते हैं क्या, कितनी लिमिट तक कर सकते हैं, उसमें कानूनन क्या है। और अभी जैसे तो बीएचयू ने एक क्षार सूत्र को एक ऊंचाई पर पहुंचाया है, उसी तरह से अभी शाह ने सर यूरोलॉजी में काम कर रहे हैं। अभी परसों मैंने न्यूज सुनी कि लेप्रोस्कोपी का सेंटर एनआईए जयपुर में स्थापित हुआ है और दो परसों एक कोलेसिस्टेक्टॉमी भी इंडिपेंडेंट वहाँ के एचओडी की है। तो आप उस तरह से विद्यार्थी जिस इस क्षेत्र में या आप जिसको शल्य संप्रदाय धर्मांतर संप्रदाय में अग्रसर होना चाहते हैं उनके लिए कुछ मार्गदर्शन पर शब्द कह दे तो ज्यादा अच्छा। थैंक यू। पहले तो आपने जिस नए इंस्टीट्यूट का नाम लिया, वो जिस इंस्टीट्यूट का नाम लिया एनआईए जयपुर, आपको सुनकर ये सुखद अनुभव होगा कि मुझे ईश्वर ने यह गुण प्रदत्त किया कि मैं जाकर वहाँ पर लेप्रोस्कोपी जो है फर्स्ट जो हुआ था इन प्रेजेंस ऑफ मी, मैंने ही ऑपरेट किया था। जो डॉक्टर हेमंत ने वहाँ का जो एचओडी है वहाँ 2 साल से लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ वी आर डूइंग फ्रिक्वेंटली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बट वी नॉट पॉपुलराइज्ड, बहुत हम उसको उसमें मीडिया में नहीं डालते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ का वो। तो वी आर प्रैक्टिसिंग लास्ट 15 ईयर्स हम इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को कर रहे हैं। तो 2 इंस्टीट्यूट का मैं नाम लूँगा। एक तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, फाइनेंशियली इज अ वेरी वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट से उसको जिस हम उनको बोलते हैं भैया आप लोग राजा हो, क्योंकि आप एकदम राजा के नजदीक हो, आपको पैसे बहुत मिलते हैं। आप उनके यहाँ 2-2 लेप्रोस्कोपिक सेट है, हमारे यहाँ 15 साल से होता है। तो हमारे पास आज भी पुराना लेप्रोस्कोपिक सेट है, छोटा मॉनिटर है, तो उसी पर हम करते हैं। बट जो वहाँ भी जो स्टार्ट करने के लिए हुआ तो उन्होंने दे कॉल मी, और वहाँ पर मैं इनिशियली जो है इन द मंथ ऑफ द जुलाई अभी लेटेस्ट हम 2 लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी किया वहाँ पर, और उसके बाद दे आर डूइंग, और उसके बाद उन्होंने खुद किया। और फिर
अभी CME प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ फिर उन्होंने फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द टीचर्स ऑफ द सलेतन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, उन्होंने हमें फिर बुलाया और उस पर डिमॉन्स्ट्रेट करा। फिर उसके बाद NIA में डॉक्टर हेमंत हैं, वो हमारे जूनियर हैं, वो वहाँ पर HOD हैं, तो उन्होंने भी, उनके यहाँ भी करीब 2.5 साल से जो है रखा हुआ था परचेज कर, और दे आर नॉट विलिंग टू स्टार्ट। जबकि इन दोनों इंस्टीट्यूट में मॉडर्न सर्जन है। देखिए ये भी बेसिक डिफरेंस कि वहाँ पर एक मॉडर्न सर्जन इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रतिस्थापित है, हमारे यहाँ कोई इस तरह का वो नहीं है। हमारे यहाँ जो भी हम लोग करते हैं वो हम अपने, तो उनके यहाँ एक मॉडर्न सर्जन भी फिर भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ जो भी एक हेजिटेशन होता है। और अभी लास्ट, अभी हमने इसी मंथ के जो है बिगनिंग में हम गए, हमें बुलाए और हम लोगों ने किया, और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे सेल्फ अपना किया। तो दिस इज द ये जो है हमारा एक तरीके से हेजिटेशन जो होता है सर्जरी के प्रति, वो जब एक बार खुल जाता है, अगर आपके पास सर्जिकल कॉन्सेप्ट है तो यू कैन डू इट। जहां तक लीगल एस्पेक्ट की बात है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 58 सर्जरी को जो है गजट नोटिफिकेशन दिया, कराया, जिसमें शल्य और शालाकी की सर्जरी है, उसमें हमारा पॉलीसिस्टेक्टोमी भी है और अपेंडिसेक्टोमी भी है, बहुत सारी और भी सर्जरीज, 4 सूत्र तो है ही। तो अभी इस चीज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। अभी सर है डॉक्टर DP सिंह जी ने अभी रिसेंटली, अभी कल की ही बात है, अभी पिछली, जैसे ये जो हेल्थ का, अभी मैं आपको बता दूं, चूंकि बच्चे बहुत उतना नहीं जानते, हेल्थ का जो मैटर होता है वो स्टेट का, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ के संबंधित अपने स्टेट के हिसाब से चीजों को इम्प्लीमेंट करती है, घड़ाती बढ़ाती है। सेंटर ने इसको इम्प्लीमेंट किया, गजट नोटिफाई किया, लेकिन कुछ स्टेट ने इसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है, बहुत सारे स्टेट ने अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यूपी गवर्नमेंट में जब इसकी पिछली सरकार थी, उसमें उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया कि वॉट एवर योर नॉलेज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, उस तक आप यू कैन यूज इट इन योर प्रैक्टिस, बट यू कांट यूज IV मेडिकेशन एंड सर्जरी। ये उन्होंने जैसे प्रतिबंध लगा दिया। तो इस चीज के अगेंस्ट हमारे जो एसोसिएशन है, नेशनल सुश्रुत एसोसिएशन, वो कई बार प्रयास की, और इस चीज को एक्चुअली कई चीजें, हर छोटी छोटी चीजें मिनिस्टर को पता भी नहीं होती है या अधिकारी को पता भी नहीं होती, उनको बताना पड़ता है कि सर ये गलती है, अब इसको सुधार देना चाहिए। तो उस चीज के लिए प्रयास किया गया, और वी आर वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर DP सिंह सर कि इन्होंने जो है इसमें काफी हेल्प किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस चीज को हम लोग कन्विंस करने में सफल रहे। अब इम्प्लीमेंट होना ना होना वो अलग मैटर है, लेकिन हम उनको कन्विंस करने में थ्रू डॉक्टर DP सिंह तक कन्विंस रहे, सफल रहे कि उन्होंने इस चीज को माना कि हाँ ये तो हो जाना चाहिए। जब स्टेट सेंटर मान रहा है तो स्टेट को मानने में क्या। तो ये कुछ चीजें लीगलाइजेशन जो है स्टेट वाइज डिफर है, ठीक है, कहीं कहीं है कहीं नहीं है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें, आप कोई भी चिकित्सा कर, चाहे आप आयुर्वेदिक चिकित्सा कर, अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आता है यू शुड मैनेज। इफ यू नॉट एबल टू मैनेज तो देन द पर्सन मे बी गो इन द कोर्ट, और कोर्ट देखती है कि आपका बेसिक एजुकेशन क्या है, और इस आधार पर वो निर्णय लेती है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपके गवर्नमेंट उसको मानती है या ना मानती, वो अलग चीज। एक मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे यहाँ के एक पोस्ट ग्रेजुएट, शालाक्य में पोस्ट ग्रेजुएट, वो आंध्र, उस समय तेलंगाना और आंध्र एक ही था, वो प्रैक्टिस करते थे ऑप्थेल्मिक सर्जरी का। तो वहाँ की जो लोकल बॉडी थी, जो ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की, वो उनका अपोज करती थी, और इतना अपोज हुआ कि उन्होंने इसको जो है मैटर को लोकल थाने में जाकर पुलिस को कन्विंस किया कि ये क्वेकरी है, ये तो आयुर्वेद का आदमी है, ये कैसे सर्जरी करता है, इसको तो सर्जरी करनी नहीं चाहिए। और वो आनंद फानंद में, जैसे मैंने बताया ना कि बहुत कम परसेप्शन होता है कि आयुर्वेद में भी सर्जरी है, ये बहुत कम लोगों को परसेप्शन, तो वो आनंद फानंद में उनको अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट कर लिया तो मैटर फिर कोर्ट में गया, तो उन्होंने वहां से जो है फोन किया हमारे इंस्टीट्यूट को, सर कैन इंस्टीट्यूट कैन प्रोवाइड मी कि हम ये इसके लिए, हम सर्जरी करने के लिए अधिकार है। तो कोई भी शिक्षण संघ, जैसे अधिकार की जो बात है वो शिक्षण संस्थाएं नहीं उसके लिए बनी।
शिक्षण संस्थाएं आपको शिक्षा देती, अधिकार है नहीं है ये राज्य का मैटर होता है या देश के, ये लीगल एस्पेक्ट डिफरेंट। तो हमारे उस समय सर थे प्रोफेसर मनोरंजन साहू सर, उन्होंने कहा कि वी कांट गिव सच टाइप ऑफ सर्टिफिकेट जिसमें आपको ये परमिशन हम दे सकते हैं कि आप कर सकते हैं, ये नहीं दे सकते, लेकिन हम ये इतना जरूर देंगे कि आपकी टीचिंग ट्रेनिंग इस तरह की हुई। और वो सर्टिफिकेट उन्होंने हम लोगों ने प्रोवाइड किया उनको कि उनका नाम था डॉक्टर नागराजू कालापिंटू। उनको दिया गया कि डॉक्टर नागराजू की जो 3 साल की रेजिडेंसी पीरियड थी उसमें इन्होंने ये इनका टीचिंग ट्रेनिंग ये सिलेबस था, और ये इन्होंने इनको ये इस तरह की जो है सर्जरी वगैरह प्रोसीजर जो है यहाँ पर उसको ट्रेनिंग दी गई। ऑन दैट बेसिस कोर्ट गिवन द डिसीजन इन फेवर ऑफ डॉक्टर नागराज एंड उनको बरी। तो वहां पर ये मैटर देखिए, कभी कभी हमें मैटर को ट्विस्ट करना पड़ता। अगर वो इस आधार पर लड़ाई लड़ते कि ये हमारा अधिकार है तो शायद वो हार जाते। सर्जरी हमारा अधिकार है तो फिर आता कि स्टेट का जो रूल क्या है, तो स्टेट में तो नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने उसको ट्विस्ट किया कि हमारी टीचिंग ट्रेनिंग जब हुई है तो व्हाई नॉट बी परफॉर्म द सच टाइप ऑफ द थिंग्स। ऑन दैट बेसिस हाई कोर्ट ने जो है उनके फेवर में फैसला दिया कि यू कैन डू इट। और वो बड़ा एक फेमस जजमेंट है जो आज भी कई जगह पर उसको जो है कई कोर्ट में जो है कोर्ट किया। तो एक ये चीज है, जैसे ठीक उसी तरह से कभी कभी ट्विस्ट करना पड़ता है। जैसे हम सभी सावित्री और सत्यवान की कथा सुने। जब सत्यवान की डेथ होती है, यमराज आते हैं, लेकर जाते हैं उनकी याद। बहुत से बच्चे, अब आजकल के बच्चे जो है ना मैथोलॉजिकल स्टोरी के बारे में बहुत कम जानते, लेकिन फिर भी मैं बताता, जब ऐसा घटना घटता है तो पीछे पीछे सावित्री, सती सावित्री हम लोग बोलते हैं, उनके सतीत्व की रखते भाई आप हमारे पति को ऐसे कैसे ले जा सकते। तो कहे नहीं बेटा ये तो धर्म है, जिसका जो काल पूर्ण हो गया वो, लेकिन मैं तुम्हारे सतीत्व तुम्हारे उससे जो है प्रभावित होकर मैं तुमको 3 चीज वरदान मांगने के लिए कहता, इसकी जीवन दान को छोड़। तो उन्होंने मांगा है कि राज्य जो हमारा चला गया तो वो चला, और लास्ट में जो मांगा कि हमें पुत्र की प्राप्ति। तो ये ट्विस्टिंग ऑफ वो है कि पुत्र की, उन्होंने वरदान दे दिया कि पुत्र हो, पुत्रवती हो। कहे महाराज मैं तो आपने हमें ही सती माना है और आप हमारे उसी आराध्य को लेकर जा रहे हैं, मैं कैसे पुत्रवती हूँ, आपका वरदान वो हो जाए। फिर उनको मजबूरी में क्या करना पड़ा, उनके सत्यवान का जीवन देना। तो हमें कभी कभी जो न्याय प्रक्रिया है, जैसे कहते हैं ना सीधे उंगली से ना घी निकले तो टेढ़े उंगली भी करनी पड़ती है, तो करना पड़ता है। और ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है अधिकार की। देखिए इसमें बहुत सी चीजें हैं, इस पर डिबेट हो तो कई सालों तक डिबेट होता रहता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो भी कीजिए जैसे अज्ञानतावश मत कीजिए। जितना आपका नॉलेज है, जितना आपका वो है, उसको जरूर कीजिए, उसमें कोई अधिक वो नहीं, चाहे कुछ भी करेंगे आप कोई नहीं। हाँ अगर कॉम्प्लिकेशन आएगा तब आपकी चीजें पूछी जाएंगी। तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आपको सर्जरी का बेसिक आपने कोई डिग्री कोर्स नहीं लिया है और आप सर्जरी करेंगे तो कोर्ट पे फंसेंगे। हो सकता है कि आप फंसे, हो सकता है कोर्ट आपको पनिश भी कर सकता है। लेकिन अगर आपकी इस तरह से है तो कोर्ट आपको पनिश, तो कोर्ट मॉडर्न डॉक्टर को भी करता है नेग्लिजेंसी पर। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं करता, उनकी सजाएं होती है, बहुत लंबी सजाएं होती है नेग्लिजेंसी अगर सिद्ध हो जाती है। तो नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेग्लिजेंसी आपकी तरफ से अगर हुई तो चाहे आप मॉडर्न डॉक्टर हो चाहे आयुर्वेद के डॉक्टर हो, आपको कोर्ट पनिश करे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी नेग्लिजेंसी नहीं है और आपका कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है, जैसे हम लोग आज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो भी हम लोगों ने लिया है ट्रेनिंग इसकी, हम कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हैं, हमने अपनी एक पर्टिकुलर उसकी ट्रेनिंग ली, कोई सेंटर हमें वो है। तो जैसे कि ये चीज एक बार कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो अभी 1990 से शुरू हुआ इंडिया में यदा कदा। तो उस समय जो ओल्ड सर्जन थे वो पूछे कॉन्फ्रेंस में, क्वेश्चन पूछे कि सर क्या हमें कोर्ट लीगली प्रोटेक्ट करेगा, हमारी तो ट्रेनिंग नहीं हुई है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो जो वहां पर लीगल एडवाइजर थे, हर कॉन्फ्रेंस में जैसे इस मॉडर्न की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें लीगल एडवाइजर भी रहते हैं, उन्होंने कहा कि इफ यू आर अटेंडेड रेगुलरली सच टाइप ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस
जहाँ एक्सपोजर हो, जहाँ डिस्कशन हो, जैसे इसीलिए कहा है ना वादा, अगर आपने किया है तो तो कोर्ट कैन प्रोटेक्ट, अगर नहीं किया है फिर भी आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं तो कोर्ट कैन प्रोटेक्ट। तो ये चीजें हैं, हमें हर चीज को जो है, कभी कभी हम क्या होता है, अरे हम आयुर्वेद वालों को तो ये चीज प्रतिबंधित है, हमें नहीं करना है। हम अपनी अक्षमता को इससे जो है सिद्ध कर कर, जैसे होता है ना कि हम एक एक चादर उड़ाकर अपने आप को सिद्ध करते हैं कि हम इसलिए नहीं करते, लेकिन बेसिक उसमें रूट ये होता है कि हम ज्यादातर केसेस में हम अक्षम होते हैं उसको करने में, तब हम इस चीज को जो है एक जमला पढ़ाते हैं। अगर जो सक्षम है वो करते हैं, लेकिन विद प्रिकॉशन, विद रूल, विद बेसिक नॉलेज, विद सपोर्टिव आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सब रहेगा तभी आपको प्रोटेक्ट। कोई अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तभी आपको कोई भी प्रोटेक्ट करेगा, अदरवाइज कोई नहीं। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सबको, बहुत बहुत, और आप लोग बहुत अच्छे कार्य। Thank you so much, sir. We are really blessed to have you among us. Now, I request Sakshi Singh, BMS first year student, to come on the stage for Memorandum of Gratitude. आयुर्वेद पर्व के उपलक्ष्य में हमारे विश्वविद्यालय में सप्तदिवसीय व्याख्यामाला के दिवस पर आज हमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर शिवजी गुप्ता जी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महोदय ने अपने व्यस्ततम समय से हमारे लिए समय निकाला, आपका सहृदय आभार। गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप राव जी, आपका सहृदय आभार। सभा में उपस्थित सभी माननीय अध्यापक एवं अध्यापिकागण, आपका सहृदय आभार। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सहपाठीगण, आपका सहृदय आभार। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तकनीकी समूह, मीडिया समूह, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, मैं उन्हें हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। Now I request my mates to come on the stage for Vande Mataram. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, सुप्रजोत पुलकित यामिनीं पुलकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। कोटि कोटि कंठ निनाद कराए, कोटि कोटि भुजै धृत कर करवाए, अबला किनो बल धरणि नमामि तरणि त्रिपुदल वर्णि मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।